हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन न्यू स्टोरी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में रूस यूक्रेन के युद्ध की पूरा विवरण बताएंगे विस्तार पूर्वक, जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स के रूप में यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, बीच में हम ये भी बताएंगे कि रूस यूक्रेन विवाद में अमेरिका और भारत क्यों इतना महत्वपूर्ण है और रूस युद्ध विराम के लिए क्या चाहता है। इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए हुए हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने दो देश यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, एक रूस और दूसरा यूक्रेन। रूस और यूक्रेन, आइए देखते हैं बारी बारी से दोनों देशों के बारे में जानेंगे। जो नक्शा आपको दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स, ये जितने भी पीले कलर की ये नक्शाएँ हैं, ये रूस की नक्शाएँ हैं। और ये फिगर में जो तस्वीरें ये दिखाई दे रहा है, ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, जिसका पूरा नाम व्लादिमीर पुतिन है। तो दोस्तों, ये नक्शा देख रहे हैं, ये जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है वो रूस के प्रधानमंत्री है, जिसका नाम मिखाइल मिशुस्तिन है। तो आइए दोस्तों, बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ये रूस के प्रधानमंत्री मिशुस्तिन हैं। रूस की राजधानी देखेंगे, जो करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण होगा। रूस की राजधानी मॉस्को है और इसका गठन 1991 में हुआ था। रूस की राजधानी मॉस्को है और इसका गठन 1991 में हुआ था। फ्रेंड्स, रूस की मुद्रा को रूबेल कहते हैं। रूस की मुद्रा रूबेल है और इसका क्षेत्रफल 170,98,246 वर्ग किलोमीटर है, जो अपने आप में बहुत बड़ा देश है। अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे पहला देश है। इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल को अगर देखें तो 170,98,246 वर्ग किलोमीटर है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। जनसंख्या की अगर ध्यान दें तो यहाँ की जनसंख्या 2022 की जनगणना के अनुसार 14,54,78,097 क्रीमिया सहित इसकी जनसंख्या है। 14,54,78,097 क्रीमिया सहित। इसकी सीमा रेखा को देखेंगे दोस्तों, इसकी सीमा रेखा को देखेंगे, इसकी सीमा रेखा यानी रूस किन किन देशों से घिरा है, तो नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया से इसकी सीमा रेखा मिलती है, यानी घिरा हुआ है। देखते हैं विधानमंडल को देखेंगे। इसकी विधानमंडल उच्च सदन, संघीय परिषद, निम्न सदन, सीनेट, डूमा है। इसकी विशेषता को देखेंगे। रूस की विशेषता यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य है, G20 का भी सदस्य है, SCO, यूरोप की परिषद, ब्रिक्स और APEC, OSCE, IIB और WHO का भी सदस्य है। इसके साथ ही CIS का प्रमुख सदस्य है और CSTO और EAU। रूस 30 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का भी घर है। रूस को विश्व धरोहर स्थलों का घर कहा जाता है और रूस अपने आप में बहुत शक्तिशाली, ताकतवर है। और यूक्रेन जो है रूस की ही टुकड़ी है। आइए यूक्रेन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे यूक्रेन के बारे में दिखाया गया है। दोस्तों, ये जो फिगर में दिखाई दे रहे हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की है और ये फिगर, जो दूसरा फिगर आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है, ये रूस की प्रधानमंत्री हैं, डेनिस शमिहाली। तो आइए, ये रूस की नक्शा है। जितने पीले कलर में ये दिखाई दे रहा है, ये सारे रूस की नक्शा, यूक्रेन की नक्शा है। सॉरी दोस्तों, यूक्रेन की नक्शा है। ये यूक्रेन की नक्शा है। इतने में यूक्रेन बसा हुआ है और ये यूक्रेन की राजधानी कीव है। और देखिए, ये लड़ाई आज लगभग 26 दिनों से चलता आ रहा है, अभी भी लड़ाई थमा नहीं है। और ये कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ पे पूरे रूसी सैनिक इसके कब्जा कर लिए हैं। देखते हैं कि रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री शमिहाली यूक्रेन की राजधानी को देखें तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। उसका गठन 24 अगस्त 1991 को हुआ था। उसकी मुद्रा को बात करें तो उसकी मुद्रा को रिवेनिया कहते हैं। वहाँ की मुद्रा का नाम रिवेनिया है। उसकी जनसंख्या 2022 की जनगणना के अनुसार
4,11,67,336 है। अगर यहाँ की जनसंख्या के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, तो 4,11,67,336 है। क्रीमिया और सेवस्तोपोल को छोड़कर इसकी जनसंख्या। इसकी सीमा रेखा को अगर देखें, यानी यूक्रेन की सीमा रेखा को देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उत्तर में बेलारूस, पूरब में रूस, दक्षिण में आजोवा सागर और काला सागर, दक्षिण पश्चिम में मोल्दोवा और रोमानिया है, और पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से लगती है। दक्षिण पूर्व में सुदूर यूक्रेन रूस के किर्च जलडमरू मध्य से अलग होता है, जो अजवा सागर को काला सागर से जोड़ता है। तो ये दोस्तों जो दिखाई दे रहा है वो रूस की सीमा रेखा है। यूक्रेन की सीमा रेखा है, यानी यूक्रेन कितनी सीमा रेखाओं से घिरा हुआ है। और यूक्रेन के क्षेत्रफल को हम देखें तो यहाँ पे यूक्रेन के क्षेत्रफल 6,03,628 वर्ग किलोमीटर है। यानी देखा जाए तो रूस से बहुत छोटा यूक्रेन है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नाटो क्या है। तो फ्रेंड्स आज नाटो के बारे में यहाँ पे जानेंगे, देखते हैं नाटो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाटो के माने होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। देखिए नाटो को अंग्रेजी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसको हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संगठन कहते हैं। यह एक प्रकार के सैन्य संगठन है जिसका गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ये करंट अफेयर्स के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के बेल्जियम में स्थित है। अभी तक नाटो के 30 देश सदस्य हैं, यानी 30 देश नाटो के सदस्य हैं अभी तक। इसमें देखेंगे आगे कि 1949 में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सदस्यता ग्रहण किया था 49 में। देखिए 1952 में यूनान, तुर्की भी इसके सदस्य बना। 1955 में जर्मनी इसकी सदस्यता ग्रहण की, और 1982 में स्पेन, और 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगेरियन, पोलैंड भी इसका सदस्यता ग्रहण करके, ऐसे करके हमारे 30 देश अभी तक इसका सदस्य है। यानी नाटो का 30 देश अभी तक सदस्य है। यहाँ पे देखेंगे नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल राब बाउर, रॉयल नीदरलैंड नेवी है, और राजभाषा यहाँ अंग्रेजी यानी फ्रेंच चलता है। तो चलिए नाटो के बारे में यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि नाटो क्या है, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो कह रहा है कि यह सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है, जिसके तहत इसके स्वतंत्र सदस्य राज्य किसी भी बाहरी पार्टी के हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, जबकि एलाइड कमांड ऑपरेशंस का मुख्यालय मंस बेल्जियम के पास स्थित है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नाटो की संरचना नाटो के मुख्य 4 अंगों से मिलकर बना है। नाटो मुख्य रूप से 4 अंगों से मिलकर बना है। अब ये अंग कौन कौन से हैं? तो देखो ये अंग है, पहला परिषद है, दूसरा उप परिषद है, और तीसरा प्रतिरक्षा समिति है, चौथा सैनिक समिति है। अब बारी बारी से इनके अंगों को देखेंगे, नाटो के अंगों को देखते जाएंगे हम बारी बारी से। तो आइए नाटो के अंग देखते हैं। इन पहला परिषद को देखेंगे। यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य में मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौता की धाराओं को लागू करना होता है। तो कह रहा है कि साल में इसकी बैठक एक बार होता है, और इसका निर्णय राज्य के मंत्रियों से होता है। नाटो का जो पहला अंग है वो परिषद है, और यह नाटो का सर्वोच्च अंग है, यानी सबसे ऊपरी अंग है। दूसरा है उप परिषद। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं।
कह रहा है कि यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि का परिषद होता है। कह रहा है कि ये संगठन संबंध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं, यानी सोच विचार करते हैं। तीसरा है प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधित विचारों पर विचार विमर्श करना होता है। तीसरा अंग है इसका नाटो का प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं और इसका कार्य होता है रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधित विषयों पर विचार करना, यानी चर्चा करना। चौथा है सैनिक समिति। चौथा सैनिक समिति है, इसका परिभाषा है, यानी इसका मतलब है इसका मुख्य कार्य नाटो के परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेना अध्यक्ष शामिल होते हैं, यानी चौथा अंग है नाटो का। चौथा अंग है सैनिक समिति। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना होता है। इसमें सदस्य देशों के सेना अध्यक्ष शामिल भी। आइए देखते हैं रूस यूक्रेन की सैन्य ताकत। ये फिगर रसिया का है। जितने भी ये पीला कलर से घिरा हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये रसिया है। और ये क्षेत्र जितने भी पीला रंग से दिखाई दे रहा है ये यूक्रेन है। ये यूक्रेन है। ये यूक्रेन की सैनिक और रसिया के सैनिक हैं। ये लड़ाकू विमानें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। अब यूक्रेन और रसिया की ताकतों के बारे में हम तुलना करेंगे। तो आइए यूक्रेन की ताकत, सैन्य ताकत को देखते हैं और उसकी सैन्य ताकत को देखते हैं। कौन कितना ताकतवर है इससे अंदाज़ा लग सकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कुल सैनिक, यूक्रेन की कुल सैनिक 11 लाख है। यूक्रेन की कुल सैनिक 11 लाख है। वहीं रूस की कुल सैनिक 29 लाख है। रूस की कुल सैनिक कितना है? 29 लाख है। यहाँ पे देखा जाए तो एक्टिव सैनिक यूक्रेन की, एक्टिव सैनिक देखा जाए तो यूक्रेन की एक्टिव सैनिक 2 लाख है। कितना है? 2 लाख यूक्रेन की एक्टिव सैनिक है। और एक्टिव सैनिक अगर रूस की देखा जाए तो 9 लाख एक्टिव सैनिक है। किसी भी मायने में सबसे ज़्यादा ताकतवर रूस साबित होता हुआ है यहाँ पे। रिजर्व सैनिक के रूप में अगर देखा जाए तो 9 लाख यूक्रेन के पास रिजर्व सैनिक हैं जो रिजर्व में हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो रूस के पास 20 लाख रिजर्व सैनिक है। 20 लाख रिजर्व सैनिक है। लड़ाकू विमान के रूप में अगर देखा जाए तो यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान है। वहीं रूस के पास 1511 लड़ाकू विमान हैं। अगर हमलावर हेलीकॉप्टर को देखा जाए तो हमलावर हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास मात्र 34 है। मात्र 34 है। अगर वहीं रूस के पास देखा जाए तो 544 हमलावर हेलीकॉप्टर्स हैं। टैंक को देखा जाए तो यूक्रेन के पास 2596 यानी 2596 टैंक्स हैं। वहीं अगर देखा जाए रूस के पास 12240, इसमें भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है रूस, यानी 12240 टैंक है। आर्मर्ड व्हीकल तो यूक्रेन के पास 12303 है। वहीं अगर रूस के पास देखा जाए तो रूस के पास 30,122 है, यानी रूस के पास 30,122। तोप के रूप में अगर देखा जाए तो तोप यूक्रेन के पास 2040 तोहफे हैं। तो वहीं रूस के पास 7,571 तोहफे हैं। अगर इसकी तुलना में देखा जाए तो यूक्रेन से बहुत ज़्यादा ताकतवर रूस है। इसकी तुलना में सैनिक तुलना को देखा जाए, लड़ाकू विमान, हमलावर हेलीकॉप्टर, टैंक, तोप, इस तुलना में रूस लगता है 4 गुना से भी अधिक ताकतवर है। 4 गुना की तुलना में इसके पास हथियार है। तो ऐसे में हमारे देखा जाता है तो रूस के सामने अगर यूक्रेन देखा जाए तो थोड़ा सा भी नहीं टिक सकता है। लेकिन ये लड़ाई अभी तक जारी है और इसको सफलतापूर्वक यूक्रेन झेल रहा है, लड़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। तो दाल में काला जरूर है, यानी बैक सपोर्ट जरूर मिल रहा है। अब देखिए इसके पीछे क्या राज है और कब तक ये लड़ाई चलता है, कब तक थमता है, इसको देखा जाए। जबकि देखा जाए तो रूस इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लगता है नाटो देशों का हेल्प यानी सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है, तभी ये इतना दिन तक चल रहा है। इस युद्ध की लड़ाई को देखकर
पुतिन को यही लगता होगा कि ये लड़ाई एक सप्ताह ही चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तो आज देखा जाए पुतिन भी इस पे नतमस्तक सोचने पे विमर्श हो गए होंगे कि ये लड़ाई अभी तक 26 दिन हो गया, अभी तक लड़ाई चलता ही रहा है। यानी यूक्रेन को कहाँ से बैक सपोर्ट मिल रहा है, अगर देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, रूस यूक्रेन युद्ध में क्यों महत्वपूर्ण है भारत और अमेरिका। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत और अमेरिका क्यों महत्वपूर्ण है, ताइए इसके बारे बारे से जानेंगे। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है वो रसिया की है, और ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रहा है ये रूस की राष्ट्रपति पुतिन की है, रूस की राष्ट्रपति पुतिन है। ये फिगर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये फिगर यूक्रेन की है, और ये तस्वीरें जो हैं वो यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की का है, और ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रहा है वह अमेरिका की है, और वहाँ की राष्ट्रपति की ये तस्वीरें हैं जो बाइडन की, ये जो बाइडन है। और ये तस्वीरें दिखाई दे रही है वो भारत की, अपना देश भारत है, और यहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं, मोदी जी की तस्वीरें हैं। और मोदी जी तो कमाल कर दिए हैं रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता लाकर, और इनको कौन नहीं जानता है, तो पूरी दुनिया में चर्चित व्यक्ति हैं और चर्चा में हमेशा रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर देखा जाए तो ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। सवाल है अमेरिका के बारे में, हम जानते हैं यह वीटो पावर वाला विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है। यूएनओ का प्रमुख होने के साथ साथ वह पूरे विश्व में शांति बनाए रखना चाहता है। वह नाटो का भी सदस्य है, इसलिए अमेरिका की एक यह जिम्मेदारी बनती है कि पूरे विश्व में शांति रहे और कोई भी देश आपस में एक दूसरे देशों के अधिकारों का हनन न करे। रूस का यह मानना है कि अमेरिका यूक्रेन वाले मुद्दे में बिना किसी वजह के बीच में आ रहा है, और वह यूक्रेन की नाटो की सदस्यता देना चाहता है, जिससे आने वाले समय में रूस अपने लिए एक खतरा समझता है। देखिए, अमेरिका महत्वपूर्ण इसलिए कि वो विश्व का सबसे ज़्यादा पावरफुल देश है, और ये नाटो का सदस्य है, वीटो का अधिकार भी उसे प्राप्त है, और अमेरिका यूक्रेन को अपना नाटो का सदस्य बनाना चाहता है, शामिल करना चाहता है, जो ये पुतिन को अच्छा नहीं लग रहा है। ये अपने आप को खतरा समझते हैं कि अगर यूक्रेन को नाटो का सदस्यता मिलती है तो ये हमारे लिए खतरा है, क्योंकि यूक्रेन में अब नाटो वाली जितनी भी सेनाएं हैं उसकी ठहरने की जगह हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं रूस और अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है, और वो पहले से एक दूसरे की विपक्ष रहा है, विरोधी रहा है। तो ये नहीं चाहते हैं पुतिन कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, हमारे गढ़ में ही कोई दुश्मन का अड्डा बने। तो यही कारण है कि आज पुतिन जो है यूक्रेन पे लगातार से बमबारी कर रहे हैं, और उसको बार बार हिदायत दे रहे हैं कि तू नाटो का सदस्य मत बने। एक झटके में युद्ध खत्म हो जाएगा। आज यूक्रेन अगर कह दे कि हम नाटो का सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे तो एक झटके में बमबारी वहाँ पे खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारत क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के बारे में देखेंगे तो भारत से यूक्रेन और रूस से भी घनिष्ठ दोस्ती है, अमेरिका भी अपना है, तो इन तीनों देशों से इसकी घनिष्ठता है। जहाँ तक अगर सच्चा मित्र कहा जाए तो सबसे सच्चा मित्र रूस है इसका, और रूस से कई सालों से बहुत पुरानी दोस्ती है, तो इसलिए खास है। देखते हैं, भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत के राजनीतिक और व्यापारिक संबंध रूस, यूक्रेन, अमेरिका और नाटो सदस्य के साथ भी अच्छे हैं। अभी तो इन सब के बीच में भारत एक मध्यस्थता के रूप में काम कर रहा है, यानी बीच बचाव के काम कर रहा है, और शांति का प्रस्ताव लेकर खड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि शांति की प्रस्ताव लेकर खड़ा है ताकि बहुत कम से कम दोनों देशों की हानि पहुंचे, इसलिए भारत महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे यहाँ पे युद्ध विराम के लिए क्या चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। अगर युद्ध विराम होगा तो युद्ध विराम के लिए क्या प्रण रखते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, तो आइए देखते हैं। अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर आ गया है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है तो मानो पूरी पृथ्वी का सर्वनाश ही हो जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ एक ही समाधान है, शांति समझौता, जो मोदी जी लेकर गए थे। हमारे प्रधानमंत्री बहुत पहले शांति समझौता लेकर गए थे, लेकिन पुतिन उस शांति समझौता में एक ही जवाब दिए
कि अगर आज यूक्रेन नाटो की सदस्यता से इनकार कर दे और आज ही कि आज ही युद्ध खत्म हो जाएगा। जब तक वो नाटो की सदस्यता के लिए वो राजी रहेगा तब तक हम बमबारी करते रहेंगे। आज वो ना कह दे, न्यूट्रल हो जाए, नाटो की सदस्यता ग्रहण न करे, आज ही खत्म हो जाए। क्या चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन? मेन टॉपिक यहाँ पे क्या चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन। तो पहला देखिए, यूक्रेन को नाटो में शामिल न किया जाए। युद्ध विराम के लिए पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन को नाटो में शामिल न किया जाए। दूसरा, यूक्रेन के किसी भी मामले में नाटो हस्तक्षेप ना करे। पुतिन की कहना है कि यूक्रेन के किसी भी मामले में नाटो इसका हस्तक्षेप ना करें। नाटो की वजह से रूस को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, रूस के ऊपर कोई भी प्रतिबंध न लगाया जाए, ये पुतिन के कहना है। अगर इतने बातों पे सारे देश सहमत होते तो आज के आज लड़ाई खत्म हो जाएगी। कोई लड़ाई नहीं है, सब है नाटो। नाटो की वजह है नाटो की सदस्यता ग्रहण करना यूक्रेन के लिए सबसे भारी पड़ सकता है। रूस यूक्रेन विवाद के कारण गैस पाइपलाइन भी विवाद की एक वजह है। गैस पाइपलाइन भी एक विवाद का वजह बना हुआ है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि रूस पाइपलाइन के जरिए गैस को यूरोप तक भेजता था। इसका मुख्य कारण गैस पाइपलाइन को भी माना जा रहा है कि युद्ध का एक और कारण गैस पाइपलाइन भी है, क्योंकि रूस इस पाइपलाइन के जरिए यूरोप तक अपने गैस को यूरोप तक भेजता था। ये पाइपलाइन जिन देशों से होकर जाती थी, रूस को उन्हें ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता था, यानी उसे शुल्क देना पड़ता, चुकाना पड़ता था। इससे यूक्रेन भी शामिल था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 तक रूस हर साल करीब $33 मिलियन का भुगतान यूक्रेन को कर रहा था। ये राशि यूक्रेन के कुल बजट की 4% थी। रूस को समझ आ गया था कि युद्ध के हालात में यूक्रेन उस पैसे का ही इस्तेमाल करेगा। इस वजह से उसने नया प्लान बनाया जिसके तहत नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत की। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस लाइन पाइप की शुरुआत की। इसमें वेस्टर्न रूस की नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। वैसे तो इसमें करीब $10 मिलियन का खर्च आया, लेकिन यूक्रेन साइड लाइन हो गया। अब रूस जर्मनी तक सीधे गैस भेज सकता है बिना कोई शुल्क के, बिना कोई शुल्क दिए। नॉर्ड स्ट्रीम 2 की वजह से यूक्रेन और पोलैंड जैसे देश रूस से नाराज हो गया, क्योंकि रूस जब यूक्रेन और पोलैंड से होकर अपने गैस को यूरोप में भेजता था तो उसे शुल्क देना पड़ता था, और उस शुल्क से, उस टैक्स से यूक्रेन को ज़्यादा मुनाफा होता था। इसका कारण ये भी है, गैस पाइपलाइन भी हो सकता है। अनेकों कारण है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।